हाँ भाई। तो दूसरी बार रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि पहली बार जो है रिकॉर्ड हुआ नहीं था, मैं बोलते गया था। तो ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकेज इन जावा। पर्पस ऑफ पैकेज क्या है? आपको सबको मालूम है, जब आप जावा का कोई भी क्लास बनाते हो तो किसी वो पैकेज के अंदर रहता है, और नहीं भी है तो डिफॉल्ट पैकेज के अंदर रहता है। तो वो क्या है, बेसिकली पैकेज समझ में आ रहा है ना आपको चीजों से, कि वो एक सब चीज को एक जगह रखने का और एक हायरार्किकल आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे आप काफी चीजों पे आप अपना मतलब काम कर सकते हैं। पैकेज आपको एक एक्सेस प्रोटेक्शन देता है क्लास और इंटरफेस का, और साथ ही साथ कभी कभार आपका नेमिंग कोलिजन जो होता है ना, उसको आप बचा सकते हो, बिकॉज आपका ये पैकेज इसमें है, ये पैकेज इसमें है। मान लो एक पैकेज है आपका अकाउंट्स का और एक पैकेज है आपका स्टूडेंट्स का, समथिंग लाइक दैट, मतलब समझ जाओ। अब जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज ये वो फंडामेंटल क्या बोलते हैं पैकेज है, इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ये जो आपके रैपर क्लासेस होते हैं, जो इंटीजर बुलियन कैरेक्टर, ये सब जो है वो जावा डॉट लैंग में आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्लास क्या है? अब देखो इसमें बहुत इस बुक के हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा मतलब चीजें हैं जो बताई गई हैं कि भाई ये है कि वो है। बट हमको भी पता है कि मोस्टली ऑब्जेक्ट क्लास जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बिकॉज आपके काफी फंडामेंटल मेथड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास देता है, उसको रूट ऑफ ऑल क्लासेस भी बोलते हैं। तो अब हमको इट इज मैंडेटरी टू इंपोर्ट जावा लैंग पैकेज एवरी टाइम? नहीं भाई, जेवीएम अपने आप करेगा। फिर can you import same package or class twice, same package or class twice in your class? देखो, कर तो सकते हो, लिख तो सकते हो, बट वो कंपाइलर उसको एक ही बार इंक्लूड करेगा, और जेवीएम और कंपाइलर कोई एरर या वार्निंग तो देगा नहीं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन के टाइम एक बार ही लोड होगा। अब एक स्टैटिक इंपोर्ट क्या होता है? स्टैटिक इंपोर्ट जो है वो नॉर्मल इंपोर्ट डिक्लेरेशन द्वारा ही है, जहाँ की नॉर्मल इंपोर्ट क्या करता है कि क्लास को, जो पैकेजेस से क्लास को इंपोर्ट करने के विदाउट यूजिंग द पैकेज क्वालिफायर, स्टैटिक इंपोर्ट जो है वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम अ क्लास को इंपोर्ट करता है। तो ये एग्जांपल है कि स्टैटिक com डॉट टेस्ट डॉट टू क्लास एंड com डॉट टेस्ट डॉट टू क्लास, एक के पहले स्टैटिक है, एक के पहले स्टैटिक नहीं है, तो स्टैटिक वाला सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स इंपोर्ट करेगा। अब आते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब क्या? लोकल। देखो, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। लोकल मतलब क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल या कल्चरल रीजन को रिप्रेजेंट करोगे, तो वो लोकल ऑब्जेक्ट से कर सकते हो। वो बेसिकली आपका डेट्स, मनी, नंबर्स एक्सेट्रा में काम आता है। ठीक है, फिर आते हैं अपन, आप एक स्पेसिफिक लोकल कैसे करोगे कि आप रिसोर्स डॉट गेट बंडल लोकल डॉट यूके आप कर सकते हो। यूके मतलब कि उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है। फिर सीरियलाइजेशन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आपका जेसन और एक्सएमएल के ये दादा हैं। ठीक है, तो सीरियलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसको आप बाइट एरे में कन्वर्ट करते हो, और फिर ये बाइट एरे जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्लास रिप्रेजेंट करता है, उसका वर्जन रिप्रेजेंट करता है, और ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्टेट रिप्रेजेंट करता है। अब ये जेवीएम भाई साहब बाइट एरे को लेते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, नाजिन जिन्ना करके नेटवर्क के इधर उधर भेजते हैं। पर्पस क्या है? पहला तो है भाई कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक से दूसरे में भेजना। परसिस्टेंट, आप ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो डेटा स्टोर में, डेटाबेस में वो कर सकते हो या रिट्रीव कर सकते हो। फिर आता है कैशिंग। आपका जो ऑब्जेक्ट्स है उसको कैश कर सकते हो। मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर रहे हो, उसको 10 मिनट्स लग रहा है, लेकिन आपको उसको डिसरियलाइज करने में सिर्फ 10 सेकंड लगेगा। तो कैशिंग में बहुत इशू नहीं, इजी प्रोवाइड करता है। फिर cross JVM synchronization. It can be used in the same way across multiple JVM that follow different architecture. Deserialization मतलब उल्टा, कि आपका जो बाइट एरे है उसको ऑब्जेक्ट, कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में लाने का। फिर ये तो हम लोग कर चुके हैं। फिर हम किसी डेटा मेम्बर को जब ट्रांजिट मार्क करते हैं तो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमको उसको सीरियलाइजेबल नहीं बना रहता। ये हाइबरनेट में भी कॉन्सेप्ट है वैसे।
फिर अगर हम इसको ट्रांजिएंट मार्क कर देंगे तो क्या होगा, किसी मेथड को ट्रांजिएंट नहीं मार्क कर सकते हो, वही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अब थोड़ा वो 2 क्वेश्चन में आगे बढ़ गया, स्पीड से पता है, बट वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब देखो, हाउ डज मार्किंग अ फील्ड एज ट्रांजिएंट मेक्स इट पॉसिबल टू serialize एन ऑब्जेक्ट। मान लो आपके पास कोई क्लास है एबीसी, उसके अंदर एक मेंबर है, एक मेंबर है जो एक्स वाई जेड है, जो आप जिसपे serializable इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्या करोगे? तो आप उस समय उस पर्टिकुलर आदमी को बोलोगे तू ट्रांजिएंट है, कि ऐसे मतलब ही नहीं, मेरे को तेरे को आना है तो आ, नहीं अब तो तेरे को आना ही नहीं, तू निकल, तू यहीं पर रह, हम लोग जाएंगे यहाँ यहाँ घूमने को। तो वो हो जाता है मोस्टली। पापा मम्मी कभी कभार मतलब आपको घूमना है, पापा मम्मी अरे नहीं यार कौन जाएगा, अरे नहीं यार कौन जाएगा। तो बचपन में तो आप बहुत सोचते हो, बाद में आप पापा मम्मी को, हाँ आप लोग अब ट्रांजिएंट हो, आप रुको यहीं पे, मैं जाता हूँ, मतलब घूमने, छोड़ के नहीं। अब यार ये एक क्वेश्चन है, एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस क्या है? एक्सटर्नलाइजेबल जो है वो serializable को के ऊपर बैठता है। क्या करता है, ये क्लास कंट्रोल देगा आपका सेविंग या रिस्टोरिंग करना कोई भी इंस्टेंस ऑफ जो भी कंटेंट होते हैं इंस्टेंस के। और क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट करता है राइट एक्सटर्नल और रीड एक्सटर्नल को, ताकि आप स्टोर और रीस्टोर कर सको ऑब्जेक्ट को। अब एक्सटर्नलाइजेबल और सीरियलाइजेबल में क्या डिफरेंस है? सीरियलाइजेबल जो है एक मार्कर इंटरफेस है, मार्कर इंटरफेस में उसको मार के बनाया गया है, वैसा नहीं है, उसके अंदर कोई मेथड्स नहीं होते। एक्सटर्नलाइजेबल जो है मार्कर इंटरफेस नहीं है। तो हमको जब सीरियलाइजेबल इंटरफेस करना है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। जैसे दीवार पिक्चर में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन थे ना, या तो हम माँ के साथ चलें, मतलब जैसा हमको बताया गया है वैसे चलें, ठीक है, और या तो हमें रीड ऑब्जेक्ट और राइट ऑब्जेक्ट को अपन ओवरराइट करके काम चला सकते हैं। एक्सटर्नलाइजेबल में हमारे पास एक ही रास्ता है, आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा रीड एक्सटर्नल और राइट एक्सटर्नल। ठीक है, रीड ऑब्जेक्ट राइट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास का रहेगा, लेकिन एक्सटर्नलाइजेबल के खुद के मेथड्स हैं। serializable जो है एक रिकर्सिव एल्गोरिथम पे बेस्ड है। अब एक पब्लिक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आपको रखना है कि अगर आप एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस यूज कर रहे हो, जबकि अगर आप सीरियलाइजेशन यूज कर रहे हो तो आपको एक सीरियल वर्जन यूआईडी रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर लो कि कौन सा आपको करना है। तो कि प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप नॉर्मल कर दोगे तो कोई भी हैश कोड लेके यूआईडी बनाते रहेगा। रिफ्लेक्शन पे मैं रुक जाता हूँ, तो अपन कल करेंगे उस चीज को। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच।